नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नव जागरण। हिंदी नव जागरण, उसका उद्भव और उसका साहित्य पर प्रभाव। इस विषय को जानने के लिए पहले समझना आवश्यक है कि नव जागरण क्या है। नव जागरण के लिए अनेक शब्द प्रचलित हैं। उसे नव जागृति कहा जाता है, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नवोत्थान और अंग्रेजी में रेनेसा इसके लिए शब्द प्रसिद्ध है। नव जागरण की पृष्ठभूमि क्या है? कहाँ से ये प्रारंभ हुआ? भारत में नव जागरण किस तरह से प्रारंभ हुआ और भारत में विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में, हिंदी साहित्य में नव जागरण की क्या स्थिति है और साहित्यकारों ने उसकी प्रस्तुति किस रूप में की, ये सब चर्चा के विषय रहेंगे। इन सब बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए हम बात करेंगे हिंदी नव जागरण पर। देखने में शब्द पर्याय लगते हैं, पुनरुत्थान, पुनर्जागरण, नव जागरण, पर इन शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जागरण शब्द जागने और जगाने दोनों से संबंधित है और भारत में ये जागरण की प्रक्रिया तो सदियों से चली आ रही है। वैदिक धर्म के बाद जब बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म आया, तो एक जागृति की लहर आई जिसका परिणाम तत्कालीन समाज पर, साहित्य पर पड़ा। फिर आगे चल कर के हम देखते हैं भक्ति आंदोलन आया एक जन आंदोलन के रूप में, और इसमें भक्ति को लेकर के समाज में एक नवीन चेतना जागृत हुई जिसने न केवल समाज को प्रभावित किया, पूरा साहित्य उससे प्रभाव में आया। और फिर आधुनिक काल में हम देखते हैं अंग्रेजी शासन के दौरान, पर जो अब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह आधुनिक काल में आए नव जागरण से संबंधित है। आधुनिक काल भारतेंदु युग जब प्रारंभ हुआ और 1857 की क्रांति के आसपास का जो समय है, उस समय का जो नव जागरण आया, इसके लिए रामविलास शर्मा ने हिंदी नव जागरण नाम दिया है, पुनर्जागरण भी कहा जाता है, और उस पूरे भारतेंदु युग को नव जागरण काल या पुनर्जागरण काल के नाम से भी हम जानते हैं। तो पुनर्जागरण ना कह करके नव जागरण कहना अधिक श्रेष्ठ है। तो नव जागरण से अभिप्राय क्या है, पहले हम ये समझते हैं। नव जागरण का अभिप्राय मनुष्य की उस बौद्धिक चेतना और चिंतन शक्ति से लिया जाता है जो 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में रेनेसा के रूप में उभरा। जो आधुनिक काल में हिंदी में हम नव जागरण की बात करते हैं, उसका प्रारंभ अगर हम देखें तो यूरोप में 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी के जो बीच का पीरियड था, उस समय में एक बौद्धिक चिंतन के रूप में उभरा। रेनेसा एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है नया जन्म या पुनर्जन्म। तो पूरे यूरोप में उसको रेनेसा कहा जाता है, जो एक मध्यकालीन चिंतन, मध्यकालीन धर्म से हट करके उसके विरोध में नवीन चेतना के रूप में, एक तार्किक बौद्धिक चेतना के रूप में, एक वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में उभरा, उसे रेनेसा कहा गया। तो रेनेसा बौद्धिक चेतना अथवा मस्तिष्क की एक स्थिति विशेष को कहा गया। इतिहासकार सिमोंड हुए, उन्होंने नव जागरण से संबंधित कहा कि पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। वास्तव में पश्चिम में, यूरोप में
रोमन साम्राज्य ही सबसे अधिक शक्तिशाली साम्राज्य था, इटली का शासन। और उस शासन के विरोध में उस रोमन साम्राज्य के अंतर ही कई राज्य अपने स्वतंत्र स्वायत्त सत्ता को स्थापित करने लगे। मुद्रा की आर्थिक स्थिति, व्यापार, पूंजी आदि के क्षेत्र में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता ग्रहण करने लगे और उस मध्य युग से निकल करके आधुनिक विचार और जीवन की नवीन पद्धतियों को समकालीन स्थितियों के अनुरूप ग्रहण करने लगे। तो उसके लिए जो आंदोलन हुआ उसे रेनेसां या पुनर्जागरण कहा गया। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि पुनर्जागरण से मेरा तात्पर्य उस वैचारिक आंदोलन से है जो भारत और यूरोप के संपर्क के साथ आरंभ हुआ और जो कदाचित आज भी चल रहा है। तो दिनकर जी, भारत में जो नव जागरण आया, पुनर्जागरण आया 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, वह भारत और यूरोप के संपर्क के साथ उसका आरंभ मानते हैं। 1857 की जब क्रांति हुई, सैनिक आंदोलन हुआ जो एक जन चेतना के रूप में, एक राष्ट्रीय चेतना के रूप में बदल गया और यहां से एक नवीन वैचारिक आंदोलन का प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय चेतना के रूप में। और वे जन आंदोलन हिंदी नव जागरण के रूप में समाज में, साहित्य में, कला में, विभिन्न रूपों में समाज में प्रचलित हुआ। और ये नव जागरण आज भी चल रहा है। जागरण से अभिप्राय ही जागरूकता से है, जागृति से है। तो विभिन्न क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज के, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो जहां भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जागृति की आवश्यकता होती है, तो वहां एक नवीन आंदोलन के रूप में, एक वैचारिक आंदोलन के रूप में, एक कलात्मक आंदोलन के रूप में नव जागरण उपस्थित होता है। तो भारत में नव जागरण की स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है कि पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में यूरोप में हुए नव जागरण को समझें। उसकी पृष्ठभूमि को जान लेने से यूरोप में कैसे नव जागरण का प्रारंभ हुआ और साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति किस रूप में हुई, ये जानेंगे तो हम उससे भारत में जो नव जागरण आया और जो साहित्य में नव जागरण प्रस्तुत हुआ उसको हम अच्छे से जान पाएंगे। तो यूरोप में जो नव जागरण आया वह मध्यकालीन अंधविश्वासों, रूढ़ियों, चर्च एवं धर्मशास्त्रों के बंधनों से मुक्त करने वाला आंदोलन रहा। उस समय क्या था कि मध्ययुगीन जो रोमन साहित्य था, जो उनका प्राचीन साहित्य था, उसमें अंधविश्वास, जादू टोना, रूढ़ियां सम्मिलित हो गई थी, जिसके कारण साहित्य में एक या धर्म में एक संकीर्णता आ गई थी। चर्च का वर्चस्व बढ़ गया था, पोप का वर्चस्व बढ़ गया था और धर्मशास्त्रों के बंधनों ने मानव की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया था। तो स्वतंत्र चिंतन रुक गया था, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा था। तो इनके विरुद्ध एक व्यक्तित्व को पहचान देने के लिए ये आंदोलन प्रारंभ होता है। स्वतंत्र चिंतन एवं अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्रदान करने वाला ये आंदोलन रहा। प्राचीन यूनानी एवं रोमन संस्कृति के आधार पर एक नई संस्कृति के निर्माण का प्रयास इस नव जागरण काल में किया गया। धर्म में परलोकवाद पर, धर्मवाद पर अधिक बल था और वो धर्म के संदर्भ में, धर्म की रूढ़ियों के नीचे मानवता कहीं दब गई थी। तो इस रेनेसां ने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद की भावना को बल दिया। अंधविश्वास और रूढ़ियों की अपेक्षा
रूढ़ परंपराओं की अपेक्षा तर्क एवं बुद्धि के आधार पर स्वतंत्र चिंतन एवं नई सोच की प्रतिष्ठा की। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक स्थिति को, प्रत्येक मान्यता को तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर जांचा परखा जाता था और उसके आधार पर एक नई सोच को प्रतिस्थापित करने का कार्य इस नव जागरण आंदोलन के दौरान हुआ और आधुनिक युग को मध्य युग से अलग करने वाला एक वैचारिक आंदोलन के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। तो इसीलिए नव जागरण को यूरोप में वैचारिक आंदोलन का नाम दिया गया। उसे वहां पर बौद्धिक चिंतन, मस्तिष्क चेतना के नाम पर जाना गया कि जो रूढ़ परंपरा से, अंधविश्वासों से, मध्ययुगीन चिंतन से अलग करने वाला था, जो तर्क और बुद्धि पर आधारित था, जिसमें मानव की स्वतंत्रता की पहचान पर जो आधारित था। और इस आंदोलन का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर भी पड़ा। साहित्य के विषय जो पहले धर्म से प्रेरित हुआ करते थे, जिसमें जादू टोना, अंधविश्वास, रूढ़ियां हुआ करती थी, तो अब वो साहित्य के विषय परिवर्तित हुए और धर्म के स्थान पर मानववादी विचारधारा को बल दिया गया। भौतिक जीवन पर आधारित विषय रखे गए जो मनुष्य को सीधे, समाज को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। उन विषयों को केंद्र में रखते हुए साहित्य की रचना की गई। भाषागत परिवर्तन हुआ। जो उस समय की अभिजात्य भाषा थी, एलिट भाषा थी, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा थी, उनका स्थान फिर देशज भाषाओं ने लिया। रोमन्स भाषा, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, ऐसे ही जर्मनिक भाषा, जर्मन, अंग्रेजी, नॉर्वेजियन, डच, स्वीडिश। तो साहित्य की भाषा में भी परिवर्तन है। और यही मित्रों हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी हुआ। जब भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वहां भी देशज भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को, बोलियों को महत्व दिया गया। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, इन भाषाओं में साहित्य की रचना हुई। उससे पहले हम जाए तो संस्कृत जब अभिजात्य वर्ग की भाषा थी तो उसके विरुद्ध आंदोलन हुआ तो पाली प्राकृत आई और फिर अपभ्रंश भाषा में, लोक भाषा में साहित्य की रचना हुई। तो भारत में तो ये परंपरा हम 8वीं-9वीं शताब्दी से देखते हैं, जो यूरोप में 13वीं से 17वीं शताब्दी में हमें दिखाई देती है। इसीलिए मैं कह रही थी कि भारत में ये नव जागरण की या पुनर्जागरण की स्थिति सदियों से चलती आ रही है। जब जब रूढ़ परंपराएं हावी हुई, जब जब समाज की प्रगति रुकी, जब जब समाज का विकास रुका, तब तब एक वैचारिक आंदोलन के रूप में जागरण की स्थिति आई और चिंतकों ने नवीन चिंतन प्रस्तुत किया और उसी में विषयगत परिवर्तन भी हुआ और भाषागत परिवर्तन भी हुआ। तो इटली में सर्वप्रथम ये वैचारिक आंदोलन का प्रारंभ होता है और इतालवी साहित्यकारों ने देशज भाषाओं को अपना करके, क्षेत्रीय भाषाओं को अपना करके साहित्य की रचना की और उन लैटिन और ग्रीक के स्थान पर इन क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दिया। तो यूरोप के साहित्य में हम नव जागरण का देखें तो उसमें रेनेसा के संदेशवाहक के रूप में सर्वप्रथम जो एक प्रसिद्ध कवि हुए वे हुए दांते, जो शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे। देशज भाषा में रचना करने वाले प्रथम रचनाकार के रूप में इनकी एक विशेष पहचान रही। रेनेसा के संदेशवाहक बनकर के उभरे। न केवल भाषा के स्तर पर
वैचारिक चिंतन के स्तर पर भी इन्होंने विषयगत नवीनता भी प्रस्तुत की। और इन्होंने मातृभाषा तुस्कानी में द डिवाइन कॉमेडी की रचना की। तुस्कानी उस समय इनकी मातृभाषा थी, जो देशज भाषा थी, उसमें इन्होंने अपनी पहली साहित्यिक रचना की। और लैटिन भाषा में भी रचना की, द मोनारशिया, द वल्गरी इलोक्योशिया, ये उनकी लैटिन भाषा में रचित रचनाएं थी। और विषय भी मध्यकालीन चेतना से हट करके, धार्मिक बंधनों से मुक्त करके मानवता को, प्रेम, एकता, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, इन विषयों को आधार बना करके इन्होंने साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत की। तो इस तरह से यूरोप में, इतालवी साहित्य में, इटली में नव जागरण की पहली लहर हमें दिखाई देती है। ऐसे ही दूसरे एक इतालवी साहित्यकार हुए पेट्रार्क, जिन्हें मानवतावाद का पिता कहा जाता है। मानवतावाद की स्थापना इनके द्वारा हुई। इन्होंने अपनी रचना द्वारा मानव को साहित्य में प्रतिष्ठित किया, धर्म के स्थान पर मानवता को स्थान दिया। और कला के स्तर पर भी इन्होंने सोनेट्स की रचना की। सोनेट्स 14 पंक्तियों का एक गीत होता है और सोनेट्स के लिए ये प्रसिद्ध रहे। और ये सोनेट्स आगे चल करके हम देखते हैं हिंदी साहित्य में, छायावाद में अज्ञेय आदि कवियों ने भी अपनाए। तो ये पृष्ठभूमि की मैं चर्चा कर रही हूं और साथ में हिंदी साहित्य में भी उसका प्रभाव हमें किस रूप में दिखाई देता है, ये एक कंपैरिजन करते हुए भी चल रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में भी जो मानवतावाद को बल दिया गया, तो उसका प्रारंभ हमें ये इतालवी साहित्य में दिखता है, दांते की रचनाओं से, पेट्रार्क की रचनाओं से। ऐसे ही एक अन्य साहित्यकार हुए बुकासियो। इनको गद्य का जनक, गद्य का पिता कहा जाता है। कहानीकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए। रोमन साहित्य में भी, रोम में भी उस समय पद्य में भी, कविता में भी साहित्य की रचना हो रही थी और गद्य में भी साहित्य लेखन प्रारंभ होता है। और ये अपनी कहानियों के माध्यम से मानवतावाद की प्रतिष्ठा करते हैं। देश प्रेम की भावना को, प्रकृति प्रेम को, मानवतावाद को अपनी कहानियों में मानवीय संवेदना को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही फ्रांसीसी लेखक फ्राइसर्ट हुए, जो कवि और गद्य लेखक दोनों रूपों में प्रसिद्ध हुए। विलो कवि, ऐसे ही रेवेलास हास्य और व्यंग्य मिश्रित शैली के रचनाकार थे। तो हास्य और व्यंग्य शैली को प्रस्तुत करने वाले प्रारंभिक साहित्यकारों में यूरोप में रेवेलास का नाम प्रसिद्ध है। ऐसे ही मोंतेय निबंधकार के रूप में इनकी अपनी एक पहचान है। और हिंदी निबंधकारों को भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन जो निबंधकार थे, वे मोंतेय की निबंध शैली से बहुत प्रभावित रहे। सरल, सुबोध, सारगर्भित विषय शैली में किस प्रकार से निबंध लेखन किया जाता है, इसको मोंतेय से उन्होंने ग्रहण किया। तो निबंध लेखकों के अग्रदूत के रूप में मोंतेय एक जाने पहचाने नाम है और जिसका प्रभाव हमारे हिंदी साहित्य पर भी पड़ा। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन में। ब्रिटेन में रेनेसा का क्या प्रभाव, कब प्रभाव आया और उसका साहित्य पर किस रूप में प्रभाव हुआ। इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ का युग 1558 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी तक का जो काल है, वे रेनेसा का चरम उत्कर्ष का काल था। उस समय इंग्लैंड में रेनेसा आया, जिसने पूरे समाज को, साहित्य को, कला को प्रभावित किया। और साहित्य की बात करें तो उस समय कवि चौसर प्रसिद्ध थे, जिन्हें अंग्रेजी साहित्य की महान विभूति कहा जाता है।
और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कैडबरी टेल्स, जो मध्यकालीन इंग्लैंड का दस्तावेज है। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो नव जागरण को लाने का श्रेय इंग्लैंड में चौसर को जाता है, अंग्रेजी साहित्य में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। और इसी तरह से जॉन कॉलेट, थॉमस मूर, एडमंड स्पेंसर, ये भी इंग्लैंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, जिन्होंने पुनर्जागरण को इंग्लैंड में लाने का, नव जागरण की चेतना जगाने में इनका योगदान रहा। एडमंड स्पेंसर जो है वे कहानीकार भी थे और उन्होंने फेयरी क्वीन एक एलिगरी रचना की है। उसमें रहस्य भी है, रोमांस भी है, आश्चर्यजनक घटनाएं भी है और बड़ी प्रसिद्ध हुई इनकी ये रचना फेयरी क्वीन। ऐसे ही इंग्लैंड में गद्य लेखन के लिए फ्रांसिस बेकन का नाम प्रसिद्ध हुआ गद्य लेखन के रूप में। उन्होंने ये स्वयं पत्रकार भी थे, अधिकारी, सरकारी अधिकारी थे और एक अच्छे वैज्ञानिक निबंधकार भी थे। प्रकृति और भौतिक विज्ञान के अध्ययन पर इन्होंने विशेष बल दिया। इन्होंने साहित्य में प्रकृति को अपना और विज्ञान को अपनाने पर बल दिया और शिक्षा के माध्यम के रूप में और शिक्षा में विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान विषय और भौतिक विज्ञान विषय को विशेष बल दिया। तो क्योंकि गैलीलियो, कोपरनिकस आदि जो वैज्ञानिकों ने जो नए नए आविष्कार किए, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो नई खोज हो रही थी, तो उन खोज वैज्ञानिक आविष्कारों को साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का एक कार्य फ्रांसिस बेकन ने किया और सर्वोत्तम निबंधकार थे। अपने निबंधों के माध्यम से भी उन्होंने इंग्लैंड में नव जागरण की चेतना को जगाने का प्रयास किया। और फ्रांसिस बेकन सूक्तियों के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। निबंधों में वे कोट्स देते रहे और वे कोट्स जनजीवन को सीधा प्रभावित करने वाले थे। हम एक दो उनके कोट्स के उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे वो कहते हैं, समय को बचाना ही समय का उचित उपयोग है। यह कहते हैं, साइलेंट इज द स्लीप दैट नरिशेस विजडम, कि मौन जो है वो ज्ञान को पोषित करने वाली सबसे अच्छी नींद है। ऐसे कहते हैं, वंडर इज द सीड ऑफ नॉलेज, कि आश्चर्य जो है वो ज्ञान का बीज है। तो जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, आश्चर्य नहीं होगा, तब तक ज्ञान की पिपासा जागृत नहीं होगी। तो अपने कोट्स के, अपनी सूक्तियों के माध्यम से वे समाज में एक नवीन जागृति लाने का कार्य करते रहे। उसमें इनका अभूतपूर्व योगदान रहा। इसी तरह से इंग्लैंड में कवि के रूप में, नाटककार के रूप में एक विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की विलियम शेक्सपियर ने, जिनके नाम से सब परिचित हैं। और उनका प्रभाव भारतीय साहित्य पर भी पड़ा। उनके नाटकों के अनुवाद हिंदी में हुए, बंगला में हुए। और पुनर्जागरण की इंग्लैंड को सबसे बड़ी देन विलियम शेक्सपियर ही है। कवि और नाटककार के रूप में इनकी विशेष प्रसिद्धि हुई। दुखांत नाटकों की रचना करने में, ट्रेजिक नाटकों की रचना करने में इनका विशेष योगदान रहा। और इन्होंने अपनी रचनाओं में मानव जीवन के हर पहलू और स्थिति का अंकन किया। समाज के प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो निर्धन है, चाहे वो उच्च वर्ग का है, चाहे वे निम्न वर्ग का है, वे पंडित है या राजा है, को किसी भी वर्ग का है, हर वर्ग का स्वाभाविक चित्रण ये अपनी रचनाओं में करते हैं। समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि इन्होंने
दुखांत नाटकों की परंपरा प्रारंभ की। भारत में दुखांत नाटक नहीं रचे जाते थे। पूरा संस्कृत साहित्य देख ले, सुखांत नाटक है, क्योंकि वो समाज को एक दिशा बोधक का कार्य करते हैं। परंतु इन्होंने नाटक के क्षेत्र में एक परंपरा बदली और दुखांत नाटक ओथेलियो, मेकबेथ, हेमलेट की रचना की। ऐसे ही इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की। हेनरी चतुर्थ, रिचर्ड द्वितीय। और केवल दुखांत नाटकों की रचना की हो ऐसा नहीं, इन्होंने सुखांत नाटकों की भी रचना की। द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, ये इनके सुखांत नाटक थे। तो अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी नाटकों के माध्यम से मानवतावाद की प्रतिष्ठा करना, समाज के सुख दुख को प्रस्तुत करना, उसका एक स्वाभाविक चित्रण करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। और इसीलिए विश्व कवि के रूप में इनकी अपनी एक पहचान बनी। इसी तरह से यूरोप में हम देखें तो पुर्तगाली भाषा में रचित साहित्य ने भी नव जागरण में योगदान दिया। केमोन्स का लूसियाड महाकाव्य बड़ा प्रसिद्ध हुआ। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किया। तो साहित्य में परिवर्तन आया, नव जागरण की लहर आई। इसी तरह से धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में नव जागरण की लहर आई यूरोप में। अगर हम इन सब की बात करेंगे मित्रों तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इस पर अलग से चर्चा करने की जरूरत है। जैसे चित्रकला में लियोनार्डो दा विंसी का मोनालिसा के चित्र आज भी इतने प्रसिद्ध हुए। पहले खाली धर्म से जुड़े हुए चित्र होते थे। उन धार्मिक चित्रों को, बाइबल की ही कथाओं को वैज्ञानिक तर्क की दृष्टि से देखते हुए, वर्तमान संदर्भ में जोड़ते हुए स्थापत्य कला का विकास हुआ, गाथिक शैली का विकास हुआ। तो विभिन्न विधाओं में, विभिन्न कलाओं में इस नव जागरण का प्रभाव यूरोप में हुआ। तो इस तरह से मित्रों, यूरोप में एक हॉलैंड वासी डेसिडेरियस इरेस्मस थे। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ मानववादी थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, असहिष्णुता, अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इस तरह से यूरोप में साहित्य कैसे धर्म के नियंत्रण से मुक्त होकर के, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, परंपराओं से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र चिंतन को लेकर, मानवतावादी विचारधारा को लेकर, मानव की स्वतंत्रता को लेकर के आगे बढ़ा और जिसने विश्व में एक नवीन सोच को उत्पन्न किया। तो ये हमने अभी बात की यूरोप के साहित्य में नव जागरण को लेकर। अब अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे हिंदी में साहित्य में नव जागरण किस रूप में आया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।